हेलो, मैं हूं संजय सर। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ आरएसटी पे स्वागत है। चलिए, आज हम 12 क्लास के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे और लेसन बाय लेसन जानेंगे। ठीक है। पहला पाठ की अगर बात किया जाए तो यहाँ से हम कल करते जाएंगे। तो पहला पाठ की बात करेंगे तो यहाँ से आपको इसे देख रहे हैं कि ग्रीन से घेर रहे हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के, देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देख लिए। अब इसमें अगर हम देखेंगे उत्तर में, तभी कह रहा है कि उनमें जब हड़प्पा सभ्यता के निवासी था उस समय, तो किनका प्रयोग किया जाता था। तो किनका प्रयोग किया जाता था, तो उनमें कौन कौन सा प्रयोग, यानी ईंटा, मनके जो भी लगाया जाता था, कौन कौन सा उसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है। चलिए, हम यहाँ से पीला कर लेते हैं कलर, कि जो उत्तर और आंसर समझ में आएगा। यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि में मनकों के निर्माण में नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, रेड कर लेते हैं। मनकों, देखिए अब तो समझ में आया। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता यानी उल्लेखनीय, यानी विभिन्नता जो है उसका क्या है कि उल्लेखनीय है। कार्नियली कार्नियल में उसमें क्या था, सुंदर लाल रंग का एक जैकपॉट था। फिर उसके बाद देखेंगे तो स्फटिक, क्वार्जट, फिर यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्रांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता है। क्या होता है, मन के बनाने में होता था। अब उस समय जो होता था, ये सब क्या होता था, बनाने में प्रयोग किया जाता था। ठीक। क्या भाई, तो घर बनाने में, मिट्टी, मनके का मतलब क्या होता है, घर। घर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता था। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। करे कि घर बनाने के दो तरीके होते थे। कौन कौन, तो पहला तरीका होता था, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध या बस्तियां स्थापित की थी, ठीक है, वहां बनाया जाता था। यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ से कि दो, देखिए क्या लिखे हैं कि दो तरीके जिनके द्वारा हड़प्पा शिल्पी उत्पाद हेतु माल प्राप्त करते थे। कौन कौन, पहला, उन्होंने नागेश्वर, क्या भाई, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से प्राप्त था बस्तियां स्थापित करते थे। जहां माने शंख मिलता था, ये समुद्री तट के ओर, तो वहां पे क्या करते थे कि घर आसानी से बनाते थे। दूसरा, उन्होंने राजस्थान के खेतड़ी आंचल यानी तांबे के लिए तथा दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा था। ठीक। क्या भेजा था, अभियान भेजा था। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो क्या आ रहा है दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सॉरी ब्लैक हो गया, करिया हो जाएगा, नहीं दिखेगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है यहाँ से कि अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है। कम क्यों है, अपने तर्क से व्याख्या करें। क्या करना है अभी, व्याख्या करना है। अन्य सभ्यताओं की, यानी और
सिविलाइजेशन से बात किया जाए तो अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी क्यों है, अपने तर्क से व्याख्या करें। ये दोस्त बैठे हैं और अपने में बात कर रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है हम लोग इसके बारे में कम क्यों जानते हैं, तो कम इसलिए जानते हैं, कह रहा है कि अन्य, देखिए उत्तर, अब उत्तर में बात करेंगे कि अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी निम्नलिखित कारणों से है। किस कारणों से भाई? निम्नलिखित, बहुत सी कारण हो सकती है, तो हम यहाँ दो कारण की उल्लेख किए कि पहला में यहाँ पहला पॉइंट की देखेंगे कि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब लिपि क्या होता है सर? तो लिपि एक भाषा होता है कि जो उस समय का लिखावट है आजकल पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे तो कह रहा है दूसरा कि केवल पुरातात्विक देखेंगे यहाँ पे घेर रहे हैं कि केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ब्रैकेट में सभ्यता का समय और विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। देखिए कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपके एक लेटर दे दिया जाए, सिंपली बात कि हम हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और अंग्रेजी में लेटर दे दिया जाए तो उसके मतलब जब हमको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे? उसके बारे में कम जानकारी रखेंगे, यानी जानकारी मेरे के पास है ही नहीं। तो उसी में वहाँ के जो सिंधु सभ्यता था, सिंधु घाटी की सभ्यता, उस समय लिखा जाता था तो क्या होता था कि वो उस समय का लिपि यानी भाषा को समझ ही कोई नहीं पाता था कि कौन सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस समय नहीं समझ पाता है, इसीलिए आज हमारा जानकारी कम है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा की ओर देखेंगे। प्रश्न तीसरा को देखेंगे ध्यान से, अगर नहीं दिखेगा तो भैया एक बार जरूर बताइए कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको बड़ा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था? अब समझ जाइए, करा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कनिंघम में क्या भ्रम था। तो क्या भ्रम था भाई? चलिए देखते हैं। जैसे कि नहीं होता सभ्यता में भ्रम होता है कि हमें ये पूरा जानकारी नहीं हो पाया कि देखिए ये जो सब है भरमाने वाला है, हम इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, इसके वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम भरम के बारे में जानते हैं कि इनका भरम को क्लियर करते हैं कि क्या भरम था। तो पॉइंट 1 को देखेंगे तो यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि ठीक है, अब यहाँ से जो ही देख रहे हैं बड़ दिख रहा है भाई। ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं करा कि प्रारंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने चौथी से 7वीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी ईस्वी के बीच देख लेंगे, ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी
क्या होता है भाई? उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध, छोटा कर लेते हैं, नहीं यहाँ से छोटा कर लेते हैं, छोटा में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रारंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या किया भाई? तो यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी प्रारंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ पे बात कर रहा है कि तीसरा पॉइंट कि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ। क्या हुआ? पनपे शहरों के साथ ही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाए गए तकनीक में क्या अंतर था। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या अंतर था। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जिस बात में किया जाए तो उसमें क्या था, जो वो लोग उपाय किए थे, देहाती भाषा में उपाय किए थे, तो उनका क्या था। तो यहाँ देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 में मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध जोड़ने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त भी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा आर आर ई एम वकील ने इस समय का निदान किया कि वकील ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई